गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें से कल हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत किसी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत बल आघूर्ण। आज के वीडियो में हम लोग गॉस के परिमेय को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग गॉस के परिमेय को जानेंगे और उसकी उत्पत्ति को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास अपने शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गॉस का परिमेय क्या होता है। बहुत ही छोटा है ये। गॉस का परिमेय होता क्या है? गॉस ने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई, वो क्या होता है कि अगर हम कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो उसमें कुल आवेश में क्यू नेट में हम क्या कर दें, अगर क्यू नेट में एप्सिलॉन 0 से भाग दे दें, या क्यू में कुल आवेश में क्या करें, एप्सिलॉन 0 से भाग दे दें, तो कुल वैद्युत फ्लक्स की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। एक बार फिर से समझिए, इन्होंने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर अगर हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो कुल आवेश में एप्सिलॉन 0 से अगर हम भाग दे देते हैं तो हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसकी उत्पत्ति को सीखते हैं। और उत्पत्ति सीखने से पहले हम लोग ये जान जाएं कि गॉस का परिमेय हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है गॉस का परिमेय। गॉस का परिमेय इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी इसके 2-3 वीडियो पहले में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी तार के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो वहां पर थोड़ा बड़ा हो जाता था ड्राइव। ठीक है, लेकिन इस परिमेय के अनुसार आप किसी भी वस्तु का वैद्युत क्षेत्र बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए ही हम गॉस का परिमेय पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो गॉस के परिमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसमें अगर कुल आवेश में हम एप्सिलॉन 0 से भाग दे दें तो कुल वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, ये गॉस का परिमेय है। ठीक है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। वैद्युत फ्लक्स का वीडियो लगभग लेक्चर 5वें में किया गया है, प्लेलिस्ट में डाला गया, वहां से आप लोग वैद्युत फ्लक्स देख सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। चलिए अब इसकी उत्पत्ति को देखते हैं हम लोग। देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई एक क्लोज सरफेस है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी बाहर की तरफ निकलेंगी इस तरह से। ठीक, मान लेते हैं कि इस पृष्ठ के सरफेस पर कोई एक छोटा सा क्षेत्रफल ds, छोटा सा क्षेत्रफल ds मान लेते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल अवयव होगा क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। और मान लेते हैं कि यहां से इसके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, स्मॉल r है। ठीक है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु P था, उस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E प्लस क्यू इक्वल टू होता था के क्यू बाई आर स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, या तो फिर आप के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चलिए लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E प्लस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। इसे आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, आपको पता है कि फाई ई इक्वल टू होता है, अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फाई ई इक्वल टू, पिछले क्लास मतलब कि पिछले वीडियो में पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स वाले में, फाई ई इक्वल टू होता है ई ds। ठीक है, अगर हम इतनी दूरी का केवल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं तो डी फाई ई इक्वल टू लिख सकते हैं ds। ठीक है, यहाँ से डी की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसे लिख सकते हैं क्यू बाई आर स्क्वायर, और ds की जगह पर हम ऐसे ds को रहने देते हैं। ठीक है, डी फाई ई इक्वल टू, या फिर अब आपको पता चल गया है, कहाँ तक का आप लोगों ने पता कर लिया,
सॉरी वैद्युत फ्लक्स जो होता था डी एस कास थीटा होता था, तो इसके साथ क्या होगा, कास थीटा भी होगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने कहां तक का, केवल इतनी दूरी का वैद्युत फ्लक्स ज्ञात किया। अगर पूरे पृष्ठ का हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, तो पूरे पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स जो होता है, हम क्या करते हैं, इसका पहले समाकलन कर देते हैं दोनों पक्षों का। अगर पूरे पृष्ठ का हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, तो अगर छोटे पॉइंट का हमें क्या वैद्युत फ्लक्स ज्ञात है, समाकलन करके पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहां से अगर करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू, सॉरी यहाँ इंटीग्रेट का चिन्ह लगाएंगे, और जब समाकलन करेंगे तो डी हट जाएगा, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेट का साइन और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस कास थीटा। और यहाँ पर एक क्लोज इंटीग्रेट है, क्योंकि हम बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए इसका जब करेंगे हम लोग, ये कास थीटा है, तो जो कांस्टेंट है इसे बाहर निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर, क्लोज इंटीग्रेट, और ये बचेगा डी एस कास थीटा। ठीक है, डी एस कास थीटा। और आपको पता है कि ये कौन सा कोण होता है, घन कोण होता है, और इसे हम लिखते हैं डी ओमेगा लिखते हैं। ठीक है, और इस आर स्क्वायर को हम लोग अंदर ही रहने देते हैं बाई आर स्क्वायर, या फिर आपको पता है घन कोण डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी एस कास थीटा बाई आर स्क्वायर। इसे याद रखिएगा। ठीक है, घन कोण पढ़ाया नहीं गया आपको, इसलिए क्योंकि अब सिलेबस में है नहीं, तो इतने के लिए क्या पढ़ाया जाए उसे अलग से। यहाँ से आप डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कास थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू को यहाँ लिख लीजिए इंटू क्यू, और ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेट, इसकी जगह पर हम लिखेंगे डी ओमेगा। ठीक है, ये हो जाएगा फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, और डी ओमेगा का जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ओमेगा का इंटीग्रेट करने का मतलब कि इस कोण को पूरा यहाँ से यहाँ तक घुमाएंगे। देखिए पूरा अगर हम घुमाते हैं तो पूरा कितना होता है, किसी भी बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनता है। और 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं, सॉरी हाँ 2 पाई लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि डी ओमेगा का अगर इंटीग्रेट करेंगे पूरे पृष्ठ के लिए, तो इसका इंटीग्रेट होता है 4 पाई, और 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा। घन कोण का जब हम समाकलन करते हैं, याद रखिए, तो उसका 4 पाई होता है, और ये हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग पूरा। देखिए पहले तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को जिस भौतिक अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्त करते हैं उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जो कि पहले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए गॉस का परिमेय पढ़ना है आपको। गॉस का परिमेय क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, इसलिए क्योंकि उससे हम वैद्युत क्षेत्र बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। गॉस का परिमेय होता क्या है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश में अगर हम एप्सिलॉन 0 से भाग दे दें तो वैद्युत फ्लक्स की संख्या ज्ञात हो जाती है। ठीक है, यहां से हो जाएगा। अब देखिए मान लेते हैं ये एक बंद पृष्ठ था जिसके अंदर एक प्लस क्यू आवेश था, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र पहले ज्ञात करते हैं। देखिए E प्लस क्यू के कारण होता है वैद्युत क्षेत्र के क्यू बाई आर स्क्वायर, या K की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और आपको पता है कि DE इक्वल टू डी एस कास थीटा होता है। वेक्टर अगर हम हटा देते हैं, ठीक है, वेक्टर नहीं लगाना है। यहाँ से हो जाएगा DE की जगह पर आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर, और इस डी एस कास थीटा को ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें केवल इस छोटे पृष्ठ का वैद्युत क्षेत्र पता हुआ है। अगर पूरे पृष्ठ का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि समाकलन कर लेंगे पूरे पृष्ठ के लिए। तो समाकलन करेंगे तो यहाँ से डी हट जाएगा, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस कास थीटा।
इसमें से जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेते हैं। देखिए इसे 1/4πε0 और क्यू को बाहर निकाल लिए, क्योंकि 1/4πε0 में से किसी का वैल्यू नहीं चेंज होगा, ना तो आवेश चेंज होने वाला, लेकिन जो आर है वो चेंज हो सकता है आवेश यहाँ ना हो कि यहाँ हो जाए, ठीक है। और फिर हो जाएगा बचा के अंदर ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर। आपको पता है कि ये क्या है, घन कोण है, घन कोण डी ओमेगा इक्वल टू ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर लगाएंगे अगर हम, इसकी जगह पे डी ओमेगा रखेंगे और डी ओमेगा का जब इंटीग्रेट करते हैं तो 4 पाई होगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई होता है, 2 पाई होता है, और पूरे के लिए क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा और ये 4 पाई हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा और फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0 होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और कल का वीडियो जो होगा हम लोगों का, कल हम लोग पढ़ेंगे गॉस के परिमेय के अनुसार किसी भी मतलब उसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से किसका हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना सीखेंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के पास। धन्यवाद।